फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम डिस्कस करने जाएंगे पेपर नंबर 96 पार्टी 2 और हम वही रूल्स के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको रूल्स पता ही है दोस्तों। मैं पढ़ूंगा क्वेश्चंस तेजी के साथ, आपको देना है आंसर दुगनी तेजी के साथ। क्लियर? चलिए, मैं आपको बीच बीच में टाइम भी देते जाऊंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। टाइमर आपके सामने घूमता जाएगा, एडिटिंग पे आपको मजा आएगा, लेकिन आपको करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में खचाखच देना है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। Two nuclei have mass number in the ratio 1:8. The ratio of their nuclei radii will be. आपको मिलता है 30 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। आसान सवाल। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है R इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, ए टू द पावर 1/3। ठीक है, मास नंबर तो आपको पता पड़ गया। ये रेशियो कितना है? देखो 1:8 है। अगर 1:8 है तो ये क्या 1:8 टू द पावर 1/3 हो जाएगी। डायरेक्ट लिख दो बच्चों, डायरेक्ट है ना। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/2। खूब अच्छ। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सी ऑप्शन। Next problem, question number 25. If the binding energy per nucleon in lithium and helium are 5.6 and 7.06, then the energy of the proton in the reaction this will be. आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन। हमें पता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, तो डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो, वही तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दो हीलियम मतलब एक हीलियम में 4 न्यूक्लियन, 2He4 एक हीलियम में जो नंबर है नंबर ऑफ न्यूक्लियन है। एक हीलियम में 4, दो हीलियम में 8, मतलब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 7 पॉइंट कितनी देखिए 06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अच्छा, दूसरे वाले कितना है? वो है लिथियम Li3 मतलब इसकी हो जाएगी 7 इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन 7 है 7 इंटू एक की एनर्जी कितनी है? 5.06 बच्चों 5.6 है ना। बस अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26. A particle moves on the x-axis according to the equation x equals to x naught sin square omega t. The motion is simple harmonic with. आपको निकालना है मोशन का रिलेटेड थिंग, एम्पलीट्यूड या फिर टाइम पीरियड।
आपको पता है बच्चों, x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये कोई सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर है, साइन होता है कॉस होता है तो मैं मान लेता, तो इसको कन्वर्ट करता हूं। हमें पता है x इक्वल्स टू एक्स नॉट, क्या साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस टू थीटा लिख दूं, बस ये काम खत्म। हमेशा याद रखना, ये साइन ये वाला फंक्शन सिंपल हार्मोनिक फंक्शन नहीं दे सकते, हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एक्चुअली में ये जो इक्वेशन आएगी x इक्वल्स टू एक्स नॉट बाई टू माइनस एक्स नॉट बाई टू कॉस टू ओमेगा टी, ये देगा आपको, इसको देखो a साइन ओमेगा टी बोल दो, तो एम्पलीट्यूड हो गया आपका x बाई टू, और ओमेगा जो आनी चाहिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो कितनी आ गई 2 ओमेगा। क्लियर? इसका मतलब जो टाइम पीरियड आएगा, you know that 2 pi by t will give you time period, 2 pi by t will give you omega, तो जो न्यू ओमेगा है मेरी वो कितनी है, ध्यान से देखो, टाइम पीरियड आ गया मेरा पाई बाय ओमेगा, ऑप्शन मैच करोगे तो मैच करेगा डी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, दिस टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग एसटीएम इज 16 seconds if it starts motion from the mean position. After 2 seconds its velocity is 0.4 मीटर पर सेकेंड, द एम्पलीट्यूड इज। दोस्तों आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें गिवन है क्या क्या चीज गिवन है, टाइम पीरियड है 16 सेकेंड्स, वो बोल रहे हैं आफ्टर 2 सेकेंड इसकी जो स्पीड हो गई है वो हो गई 0.4। करेक्ट? अब ध्यान से देखना, एक डेटा गिवन है इंपॉर्टेंट कि मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है मोशन, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी में लगा सकता हूं। अगर मैं a साइन ओमेगा टी लगा दूं तो वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी होगी मेरी a ओमेगा cos ओमेगा टी, डिफरेंशिएट करना है बच्चों। क्लियर? चलिए, वेलोसिटी कितनी है 0.4, एम्पलीट्यूड पता नहीं है, ओमेगा कितना है 2 पाई बाई टी इंटू कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टाइम, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, राइट? तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, a इंटू 2 पाई बाई 16 इंटू कॉस ऑफ टाइम पीरियड 2 डाल दो तो ये जाएगा 2 कैंसिल, सॉरी 16, टाइम पीरियड कितना 16, तो ये जाएगा पाई बाय 4, पाई बाय 4, 16 है टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, तो ये जाएगा a 2 पाई बाय 16 इंटू रूट 2 4 बाय 10। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 1.44, डायरेक्ट ए ऑप्शन, डायरेक्ट आपके हाथ में। क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड बाय लेजर सोर्स ऑफ 5 into 10 to the power -3 watt ऑपरेटिंग एट 632.2 नैनोमीटर इन 2 seconds। दोस्तों आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ।
चलिए आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो वर्क डन होता है बाय टाइम, क्या वही पावर होता है? या मैं बोलूं एनर्जी बाय टाइम, क्या पावर होता है? इसका मतलब एनर्जी, ध्यान से देखना बच्चों, hc बाय लैम्डा, क्या एक फोटोन की एनर्जी, तो क्या n फोटोन की hc बाय लैम्डा इंटू n डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल्स टू पावर, राइट? अब क्या पूछा उन्होंने हमसे पूछा है हाउ मेनी फोटॉन्स आर इमिटेड, n पूछा है, तो n कितना हो जाएगा? p इंटू लैम्डा इंटू t डिवाइडेड बाय hc, राइट? पावर पता है आपको 5 × 10⁻³ लैम्डा पता है, टाइम 2 सेकेंड्स है, hc की वैल्यू पता है। बच्चों आप सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 29। अ लाइट ऑफ एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। दोस्तों आपके सामने 20 सेकेंड्स का समय, तीसरा सवाल डायरेक्ट फास्ट। नाउ देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, क्या वही स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू ई होता है, राइट? इसका मतलब डिफरेंस निकाल लो एनर्जी का, E - 5, E कितना है? E वैल्यू है 2 - 1.4, क्या ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब मेरा 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू E इंटू V, तो मेरा वोल्टेज आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया 0.6 वोल्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। The neck and bottom of a bottle are 3 centimeter and 15 centimeter respectively. If the cork is pressed with a force 12 Newton in the neck of the bottle, then the force exerted on the bottom of the bottle will be. चलिए आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखो उसका सॉल्यूशन। बेसिकली ये पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है। कौन सा बच्चा, कौन सा लॉ? पास्कल्स लॉ। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम होता है। मतलब अगर मैं यहां पर प्रेशर देखूं पी 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 पी, तो बच्चों ध्यान से देखो, जो मान लो हर डायरेक्शन में पी है, राइट? अब मैं आपसे पूछूं नेट प्रेशर कितना? 0 मत बोल देना गलती से भी, जो नेट प्रेशर होगा वो पी होगा, करेक्ट? ये होता है पास्कल्स लॉ। अब एक और इंपॉर्टेंट लॉ होता है, मान लीजिए कि अगर प्रेशर यहाँ पे P1 है, P2 है, P3 है, और मैंने यहाँ पे डेल्टा P बढ़ा दिया, तो ये जो इंक्रीज इन प्रेशर है ये थ्रू आउट द लिक्विड ट्रांसमिट कर जाता है। इसका मतलब जो फाइनल प्रेशर होगा वो P1 प्लस डेल्टा P, P2 प्लस डेल्टा P, P3 प्लस डेल्टा P होगा। ये चीज समझ में आई? प्रेशर एक पॉइंट पे बढ़ाओ, पूरे लिक्विड में सेम प्रेशर बढ़ जाता है। ये भी होता है पास्कल्स लॉ का इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब प्रेशर बराबर होना चाहिए, मतलब प्रेशर में इंक्रीज बराबर होना चाहिए। प्रेशर क्या होता है? फोर्स इनटू एरिया। फोर्स देखो, नेक पे मैंने फोर्स लगाया, नेक मतलब बॉटल का नेक, भाई मेरे नेक पे नहीं, तो बॉटल के नेक पे फोर्स लगाया है इनटू बॉटल का एरिया, नेक का एरिया, बॉटल के नेक का एरिया इक्वल्स टू फोर्स एट द बॉटम इनटू पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये नेक की है, नेक की बात कर रहे हैं, ठीक है? बॉटल का नेक, फोर्स कितना लगाया? 12 न्यूटन इनटू पाई, रेडियस कितना? 3 शायद, हाँ सेंटीमीटर में, तो यूनिट से कैंसिल हो जाएगी, यूनिट इधर उधर से कैंसिल हो जाएगी। ये हो जाएगी फोर्स
इनटू रेडियस कितना 15 आई गेस, रेडियस इज 15, सो आई एम राइटिंग 15 स्क्वायर इनटू पाई। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, यूनिट की चिंता नहीं है अपने को। तो आपका फोर्स आ जाएगा बच्चों डायरेक्ट 300 न्यूटन। करेक्ट ऑप्शन इज सी। बट नेक्स्ट प्रॉब्लम, टू स्फेरिकल soap bubble of radius r1 and r2 in vacuum combine under isothermal conditions. The resulting bubble has a radius equal to। दोस्तों आपको देता हूं 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए और सोचिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको 2 अमेजिंग मेथड्स बताता हूं इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मेरी फेवरेट मेथड, हमें पता है टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, राइट। मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं हम कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो क्या लिख दूं, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, राइट। हो क्या रहा है, 2 बबल है R1 R2 कंबाइन हो गए, एक बबल बन गए जिनका रेडियस आ गया R। करेक्ट, हमें ये रेडियस निकालना है। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपको पता है जो बबल है, ड्रॉप है, बबल है, जो बबल होता है बेसिकली बबल होता है उसका जो ये जो एनर्जी होती है, एनर्जी कितनी होगी, वो होगी सरफेस टेंशन इनटू एरिया, राइट। तो ध्यान से देखो सरफेस टेंशन कितना है, जितनी ज्यादा सरफेस उतने ज्यादा सरफेस टेंशन। ध्यान से देखो एक सरफेस इनसाइड है, क्यों, क्योंकि यहाँ एयर और बबल, एक सरफेस और एक सरफेस यहाँ है, यहाँ भी एयर और बबल है, तो 2 सरफेस है। तो बच्चों 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। So I got 8 into surface tension into pi r square. This is the energy associated with a bubble, a liquid bubble, right? तो यहां पे आपको पता पड़ गया इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी क्या बड़े वाले की एनर्जी हो जाएगी, है ना। दोनों की एनर्जी को ऐड कर दो तो हमें पता पड़ गया 8 पाई इंटू सरफेस टेंशन इंटू r1 स्क्वायर प्लस 8 पाई इंटू सरफेस टेंशन इंटू r2 स्क्वायर, मैंने कॉमन निकाल लिया 8 पाई इज इक्वल टू 8 पाई इंटू सरफेस टेंशन इंटू r फाइनल स्क्वायर। 8 पाई st में 8 पाई st को मार दिया, हमारा आंसर आ गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर का रूट विल गिव यू r इफेक्टिव। क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं दूसरी मेथड। हमें पता है आइसोथर्मल कंडीशन में क्या P1V1 प्लस P2V2 इक्वल टू P इफेक्टिव इंटू V इफेक्टिव लिख दो डायरेक्ट। आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है, मतलब P1V1 प्लस P2V2 क्या P इंटू V इफेक्टिव लिख दूं। क्लियर बात। चलिए अब ध्यान से देखना, हमें पता है PV क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम इनका। तो ध्यान से देखो ये हो जाएगा प्रेशर, प्रेशर क्या एक्सेस प्रेशर लेंगे डेल्टा P, मतलब ये हो जाएगा 4 इंटू सरफेस टेंशन बाय R इंटू 4/3 पाई R क्यूब। करेक्ट। तो R ने R को मार दिया, ये बचा 16 इंटू सरफेस टेंशन बाय 3 इंटू पाई R स्क्वायर। सिमिलरली क्या इसके लिए भी यही एक्सप्रेशन होगी, बस R1 आ जाएगा, और इसके लिए भी यही एक्सप्रेशन होगी, बस R2 आ जाएगा।
तो सिंपल हो गया ना बच्चों, क्या डायरेक्ट ऐसे कर दूं, खच खच खच, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, डायरेक्ट रिजल्ट। ये भी वही अप्रोच है, अच्छी अप्रोच, बढ़िया अप्रोच। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 32 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। A converging lens has a focal length of 0.12 meter. To get an image of unit magnification, the object should be placed at a distance from the converging lens. आपको देता हूं 45 सेकंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। तीतर सवाल है, तीतर तीतर तीतर। ना आपको पता है बच्चों, जब भी हम ऑब्जेक्ट को F और ये F ये 2F, जब हम 2F पर रखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, तो ऑब्जेक्ट रहता है यहां और इमेज बनती है सेम डिस्टेंस पे सेम हाइट की। याद है ये चीज, जितनी हाइट यहां होती है इमेज की उतनी ही ऑब्जेक्ट की होती है। ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर बराबर होते हैं। इसका मतलब फोकल लेंथ अगर 0.12 है तो डिस्टेंस कितनी होना चाहिए बच्चों? 0.24, डबल होना चाहिए 2F, खत्म, डायरेक्ट। नेक्स्ट, an illuminated object and a screen are placed 90 cm apart. The focal length and the nature of lens required to produce a clear image on the screen twice the size of the object would be. दोस्तों मैं आपको देता हूं 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। तो आइए बच्चों अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें गिवन है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, बीच में रखा है लेंस, और दोनों कितना दूर है? 90 सेंटीमीटर। मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस u है और ये डिस्टेंस v है, करेक्ट। आपको पता है बच्चों मैग्निफिकेशन क्या v/u होता है, वो हमें गिवन है 2। मैग्निफिकेशन कितना गिवन है? 2 गिवन है, क्लियर। इसका मतलब v इक्वल्स टू 2u आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब एक इक्वेशन आप यहां से लगा सकते हो कि u प्लस v क्या 90 के बराबर है? u प्लस v कितना है? 90। इसका मतलब u प्लस 2u क्या 90 के बराबर है? इसका मतलब u आ गया मेरा 30 और v आ गया 60, करेक्ट। अब ध्यान से देखिए बच्चों, लगाता हूं मैं लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, राइट। अब फोकल लेंथ पूछी, क्या पूछे? हाँ, तो 1/f इक्वल्स टू 1/, क्या v पॉजिटिव है? v पॉजिटिव मतलब 60 माइनस 1/, माइनस 30, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में रखा है। आपको पता है जब रेज इधर जाती है तो we take this direction to be positive. So here I am getting 1/60 plus 1/30. 1/30 कॉमन निकालो, 1 plus 1/2 3/2, मतलब ये जाएगा 1/30 into 3/2. My correct answer is 20. फोकल लेंथ मिलती है 20 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट,
a cylinder of mass m and radius r rolls on a flat surface, what is the moment of inertia about the line of contact? दोस्तों आसान सवाल आपको देता हूं मैं, 30 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है अगर कोई सिलेंडर है, कैसा, सॉलिड, सॉलिड सिलेंडर इज नथिंग इज सेम इज दैट ऑफ डिस्क ओनली। इसका मतलब इसका जो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2। इस पॉइंट के अबाउट पूछा है, पैरेलल एक्सिस लगा दो, खेल खत्म। ये हो जाएगा mr²/2 प्लस mr²। द आंसर इज mr² into 3/2। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। Next, question number 35. Two wheels A and B are mounted on the same axle. Moment of inertia of A is 6 and is rotating at 600 rpm when B is at rest. What is the moment of inertia of B if the combined speed is 400 rpm? आपको देता हूं 1 मिनट का समय, आसान प्रॉब्लम है, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं बच्चों का सॉल्यूशन। हमें पता है जब नेट टॉर्क इस केस में कैसा होता है, जीरो। जब नेट टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है सो आई कैन राइट I1 into ω1 equals to I2 into ω2। करेक्ट। अब ध्यान से देखिए, पहले मान लीजिए उन दोनों ने कपल कर दिया, जैसे कपल कर देंगे तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 हो जाएगा कपल करने के बाद, राइट, इनटू ओमेगा इक्वल्स टू, पहले सिर्फ सिंगल घूम रहा था तो ये जाएगा I इंटू ओमेगा, सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखो, ये ओमेगा डैश और ये ओमेगा अलग अलग है ना दोनों। अच्छा देखो ओमेगा क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है आरपीएम, मतलब अगर मैं आरपीएम क्या होता है, रोटेशन पर मिनट। अगर रोटेशन पर सेकेंड निकालूंगा तो क्या मैं डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 600 है तो 600 आरपीएम को लिखता हूं मैं 600 डिवाइडेड बाय 60, रोटेशन पर सेकेंड आ गया, ये फ्रीक्वेंसी इंटू 2 पाई। लेकिन बच्चों एक बात बताऊं आपको, जब हमें रेशियो ही लेना है तो मैं क्यों 2 पाई बाय 60 का मल्टीप्लाई करूं, डायरेक्ट आरपीएम रख दो। तो मेरा आंसर आ गया, देखो कितना ये है 6 प्लस आई इंटू नया ओमेगा कितना है, ओमेगा मुझे पता है 2 पाई बाय 60 इंटू आरपीएम होता है, पर मैं डायरेक्ट आरपीएम लिख रहा हूं 400 इक्वल्स टू आई 6 इंटू 600। बस क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, खचक 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 कैंसिल, ये हो जाएगा 6 बाय 4 इंटू 6, राइट, 6 इंटू 6 36, 36 बाय 4 9, 6 प्लस आई, तो आई की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3। So the moment of inertia comes out to be 3 kg per meter square, 3 kg meter square. Question number 36. The output of the logic circuit is, आपको मिलता है दोस्तों पूरे 1 मिनट का समय, सॉल्व करके सही आंसर बता दिए फास्ट।
चलिए बच्चों, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है यहां से इनपुट ए आया, यहां से इनपुट बी आया, ये सारे नैंड गेट है, नंद गेट है ना, और ये और है। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इनपुट कितना है ए, यहाँ पे इनपुट कितना है बी, ये बी तो ये भी बी, ये ए तो ये भी ए। क्लियर? अब ये नैंड है, मतलब यहाँ होता ए इंटू बी का बार, फिर ये हो गया ए इंटू बी का बार, ये भी कितना हो गया ए इंटू बी का बार। क्लियर? अब ये कौन सा गेट है बच्चा? और सीधा ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा बी प्लस ए इंटू बी का बार, लेकिन ये कौन सा गेट है? नंद गेट, तो हो जाएगा नैंड गेट, ये जाएगा ए इंटू ए बी का बार। समझ रहे? ठीक बात, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना, यहां पे फिर से नैंड गेट, मतलब अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर से ये हो जाएगा ए डॉट ए बी का बार इंटू दिस बी प्लस ए बी का बार का, अब फिर से आएगा होल बार। क्यों? क्योंकि ये नॉट गेट है, नैंड गेट है ना। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ब्रेक द बार चेंज द साइन, मतलब जैसे ही बार ब्रेक करूंगा तो हो जाएगा ए इंटू बी का बार, राइट, एज इट इज। ये हो जाएगा यहां पे बार, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा ए बी बार प्लस बी का बार। ब्रेक कर दिया बार को, दोनों तरफ बांट दिया। अब बार का बार तो कैंसिल हो जाता है, मतलब हो जाएगा ए इंटू ए बी का बार, दिस इज ए, राइट। नाउ दिस विल बी प्लस ए बी बार ब्रेक द बार चेंज द साइन, तो प्लस की जगह हो गया मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा बी बार, राइट। अब आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा ए इंटू ए बी बार प्लस ए बी इंटू बी बार। अब यहां देखिए, हमें पता है बी इंटू बी बार हमेशा जीरो होगा, मतलब ये क्वांटिटी तो खत्म ही हो गई, बी इंटू बी बार। अब इधर देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए, ध्यान देखना, अब यहां से फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगा रहा हूं, इसको लगा दो ब्रेक द बार चेंज द साइन, ब्रेक द बार चेंज द साइन, राइट। ये हो जाएगा मेरा ए इंटू ए बार प्लस ए इंटू बी बार, फिर ए इंटू ए बार क्या हो गया? जीरो, जैसे ये जीरो कहता है बी इंटू बी बार। मेरा आंसर आ गया ए बी बार। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 37। इन अ प्योर सिलिकॉन Ni equals to 10 to the power 16 crystal at 300 Kelvin, 10 to the power 11 atoms of phosphorus are added per cubic meter. The new hole concentration will be। दोस्तों आपको मिलता है 45 सेकंड्स का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है Ni स्क्वायर इक्वल्स टू NH इंटू Ni, होल्स का कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन Ni स्क्वायर के बराबर होता है, खत्म, सिंपल। तो Ni गिवन है, Ni वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 10 टू द पावर 16 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू NH निकालना है। Ne कितना है? Ne 10 टू द पावर 21। क्लियर? आपका आंसर हो जाएगा, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38। The temperature of a gas contained in a closed vessel of constant volume increased by 1 degree centigrade when the pressure of the gas is increased by 1%. The initial temperature of the gas will be। आपको देता हूं दोस्तों 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ।
अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है अकॉर्डिंग टू द गे-लुसाक लॉ, क्या प्रेशर कितना गिवन है हमें, वेरिएशन प्रेशर हमें पता है प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है कब, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख दूं dp by d is equals to some constant into dt, right? dp equals to some constant into dt। अब ध्यान से देखो, सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूं p equals to some constant into t, राइट? दोनों को डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा dp by p equals to dt by t। क्लियर? अब हमसे पूछ रहे हैं वो 1% चेंज इन द प्रेशर, मतलब ये हो जाएगा 1% dp by p 1% मतलब 1/100 इक्वल्स टू dt कितना है 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर मतलब dt हो जाएगा 1 डिग्री केल्विन में, क्या? हाँ 1 डिग्री ये हो जाएगा टेम्परेचर T। ठीक है, क्यों चेंज जो होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में रखो या केल्विन में रखो, चेंज हमेशा सेम आता है, लेकिन जो कैपिटल T रखते हैं वो हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर रखते हैं। ठीक, तो हमारा टेम्परेचर आ जाएगा 100 केल्विन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी, आपको मिलता है 45 सेकेंड्स। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो फोर्स होता है बेसिकली, क्या वो QVB होता है, Q इंटू V क्रॉस B। आप कैसे भी निकाल सकते हो, बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसको निकालने के लिए। तो बस फोर्स के डायमेंशन रखो, चार्ज के डायमेंशन रखो, चार्ज कितना होता है एम्पियर इंटू टाइम, वेलोसिटी के डायमेंशन रख दो LT-1 इंटू, ये आ गया मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन फॉर्मूला। द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, question number 40. In YDSE, two slits which are separated by 1.5 mm are illuminated with a monochromatic light of wavelength 6000 angstrom. The interference pattern is observed on screen placed at a distance 1 meter from the slits. Find the number of fringes formed over 1 centimeter width on the screen will be. आसान प्रॉब्लम आपको मिलते हैं 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है कि डी लैम्डा कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है। क्या फ्रिंज वेट निकाल सकते हो? बिल्कुल बात, फ्रिंज वेट होता है लैम्डा डी बाई डी, राइट? लैम्डा इंटू डी बाई डी। ठीक बात, अब ध्यान से देखना। जैसे आपने फ्रिंज वेट निकाल ली इन तीनों की हेल्प से, अब क्या होगा? वो बोल रहे हैं कि इतनी डिस्टेंस में कितनी फ्रिंज वेट आ जाएगी। सिंपल सी बात है, क्या y इक्वल्स टू n टाइम्स बीटा, मैंने मान लिया n फ्रिंज विड्थ आ गई, एक की विड्थ इतनी है तो n फ्रिंज विड्थ क्या बराबर y होगा।
सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा डी ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 41। On introducing a thin mica sheet of thickness 200 × 10⁻⁶ meter and refractive index 1.5 in the path of one of the waves, central bright maxima shift by n fringes. The wavelength of the wave used is 5000 angstrom. Then n value will be. आसान प्रॉब्लम आपको देता हूं, पूरे 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए। हमें बताया बच्चों, जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट ध्यान से देखना, जो शिफ्ट होता है वो क्या होता है? मान लो n लैम्डा शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट का फॉर्मूला क्या? म्यू माइनस 1 इंटू टी। खेल खत्म। इसका मतलब n शिफ्ट हो गया, तो यहां पे n इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी बाय लैम्डा। म्यू की वैल्यू गिवन है आपको 1.5 माइनस 1 क्या 1/2 इंटू थिकनेस कितनी है? थिकनेस है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 5000 एंगस्ट्रॉम। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1/5000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10 टू द पावर -10 ऊपर 10 टू द पावर -6 इधर। आप सॉल्व कर लीजिए बच्चों, अब आपका आंसर आ जाएगा, द करेक्ट आंसर विल बी 2, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। A source of sound S is moving with the velocity of 50 meter per second towards the stationary observer. The observer measures the frequency of the source is 1000 Hz. What will be the apparent frequency of the source when it is moving away from the observer after crossing him? The velocity of the sound in the medium is 350. दोस्तों ट्रैप सवाल है, ध्यान से करना, बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। अब मिलता है आपको 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लीजिए ये सोर्स कितनी स्पीड से आ रहा है, गिवन है हमें 50, राइट? और ये ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, तो उसको जो फ्रीक्वेंसी हेड होगी वो होगी f डैश इक्वल्स टू f नॉट v अपॉन v। क्या सोर्स बढ़ाना चाहता है? बढ़ाना है मतलब डिनोमिनेटर में नेगेटिव आएगा, राइट? वो बोल रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी इसने हर हियर की वो कितनी की? 1000 हर्ट्ज। इसका मतलब आपको पता है कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कम होगी, अपरेंट ज्यादा सुनाई दी होगी, ठीक बात? तो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हो गई वो कितनी हो गई? 1000 इंटू v माइनस vc डिवाइडेड बाय v। दिस इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। अब सेकंड केस में क्या गिवन है? सेकंड केस में गिवन है कि सोर्स जा रहा है दूर, व्हेन इट इज मूविंग अवे फ्रॉम इट, राइट? सो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी f डबल डैश सुनाई देगी वो होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अपॉन v। दूर जा रहा है तो डिनोमिनेटर में आएगा प्लस, क्लियर? अब इसको यहां पुट कर दो, ये हो जाएगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी? 1000
इंटू वी माइनस वी सी डिवाइडेड बाय वी इंटू ये v अपॉन v प्लस वी सी। वी ने v को मार दिया, ये क्या बचा, ये हमें 350 की बना है, तो 350 माइनस 50 कितना होगा बच्चों, 1000 इंटू 350 माइनस 50 इज 300 डिवाइडेड बाय 350 प्लस 50 400। 3 by 4 into 1000 will give you 750 hertz। क्लियर? चलिए अब करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 43। Two waves represented by equation y equals to a sin omega t minus kx and y equals to a cos omega t minus kx are superposed. The resultant wave will have an amplitude of, आपको मिलता है 45 सेकंड्स का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 43, हमें पता है कि जो नेट एम्पलीट्यूड होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और cos थीटा क्या है, बेसिकली दोनों के बीच में फेज डिफरेंस। अब आप देखो, एक साइन फंक्शन है और एक cos फंक्शन है। साइन और cos में फेज डिफरेंस π/2 सबको पता है। इसका मतलब cos π/2 तो हो जाएगा 0। मेरा आंसर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस दोनों का एम्पलीट्यूड स्मॉल ए ही है, तो मेरा आंसर आ जाएगा √2 इंटू स्मॉल ए। राइट, दिस इज अ स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल ए, कीप दिस अ स्मॉल, सो यू विल गेट √2a द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। A spring of spring constant 5 × 10⁻³ Newton per meter is stirred initially by 5 centimeter from the unstirred position. Then the work required to stretch it further by another 5 centimeter will be। आपको मिलता है बच्चों पूरे 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए फास्ट। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें गिवन है स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 5 × 10⁻³ राइट, न्यूटन पर मीटर। ओके, नाउ इनिशियल इलॉन्गेशन कितना है, 5 सेंटीमीटर। आपको पता है जितना इलॉन्गेशन होता है, लेंथ से कोई मतलब नहीं होता, जितना इलॉन्गेशन होता है क्या उसके अंदर उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो ये जाएगा ½ k x0², that is ½ into k into 5 centimeter the whole square। ये इसकी इनिशियल एनर्जी होगी स्टोर्ड। अब क्या किया मैंने, इसको फर्दर इलॉन्गेट कर दिया। कितना, 5, मतलब नेट इलॉन्गेशन कितना हो गया बच्चों, एनर्जी इलॉन्गेशन पे डिपेंड करती है, हमेशा याद रखना। तो नेट इलॉन्गेशन 10 हो गया, तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी क्या वो ½ into k into 10 सेंटीमीटर द होल स्क्वायर आ जाएगी। क्या चीज समझ आ रही? अब जो वर्क डन हुआ, क्या वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट निकाल दो बच्चों। ये हो जाएगा ½ into 10 k into दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। एक काम करूं 10⁻² द होल स्क्वायर को बाहर निकाल लो, ये वाली क्वांटिटी को मैंने बाहर निकाल लिया। अब कितना बचा अंदर, 10² - 5²। करेक्ट, ये हो जाएगा
के वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर 1/2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 100 माइनस 25। यहां से आपको दिखेगा कि ये 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 4 का आंसर एक जीरो बच जाएगा नीचे, ये बचेगा नीचे एक जीरो बच गया है ना। इसको 5 2 कर दो, मतलब ये 75 डिवाइडेड बाय 4, 75 डिवाइडेड बाय 4 will give you 18.75। The correct option is option number B। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी को सही आंसर करना है बच्चों। A person holds a bucket of weight 60 Newton. He walks 7 meter along the horizontal path and then climbs up a vertical distance of 5 meter. Then the work done by man will be. दोस्तों आपको पता है 7 मीटर वो इधर चला है और 5 मीटर वो ऊपर चला है, राइट। 5 मीटर इन द अपर डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। ध्यान से देखना, ध्यान से। जब मैन चल रहा होगा तो उसके हाथ में बकेट होगी, बकेट बना दी मैंने बढ़िया सी। अब ये जो बकेट है बेसिकली, ध्यान से देखो, फोर्स कहां लग रहा है? फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में इधर, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। ये समझ में आ रहा है? फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट उधर, मतलब यहां से यहां वर्क डन अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स इज जीरो। क्यों? मुझे पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहां से यहां तक वर्क डन जीरो हो गया। सही बात, बहुत बढ़िया। चलो अब क्या होगा? अब ऊपर जाने में ग्रेविटी का फोर्स कितना लग रहा है? नीचे, राइट। ग्रेविटी का फोर्स नीचे, तो मैन को कैसे फोर्स लगाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ, ठीक बात। तो मैं ग्रेविटी का फोर्स निकाल लेता हूं, उसमें नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नीचे कितना फोर्स लग गया, या डायरेक्ट निकाल दूं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5 मीटर का, तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स अपर डायरेक्शन में उसको पुल करके लेके जा रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 डिग्री। फोर्स, मैन का फोर्स ऊपर है क्योंकि मैन का वर्क डन निकालना है, ग्रेविटी का निकालते तो नीचे नेगेटिव आता, मैन का वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलोंग सेम डायरेक्शन। तो फोर्स कितना है 60 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 5 मीटर इंटू cos 0 दैट इज 1, राइट। सो माय आंसर इज 6 into 5 30, 300 joules. This is the work done by man. I hope आपको सभी चीजें क्लियर हो। दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मैसेज कर दो, बिल्कुल आपको चीजें को क्रिस्टल क्लियर कर दिया जाएगा, अच्छे से समझा दिया जाएगा। हेजिटेट ना करें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। Physics के फंडे, फिजिक्स के फंडे।